Hello everyone, my name is Ayushi and I welcome you all on this platform JRF अड्डा। गाइज, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये रहेगा कि कैसे आप अपना नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है जो क्लियर कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसकी मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगी कि क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, क्या क्या पॉइंट्स जो हैं आपको हेल्प कर सकते हैं, क्या मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं मैं वो शेयर करूंगी, और कैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी वो सभी ट्रिक्स एंड टिप्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो आज बता दूं, मैंने अपना हाल ही में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर किया है, जीआरएफ क्लियर किया है विद 99.88 परसेंटाइल इन कॉमर्स, और मैंने एमकॉम की है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में इसी ईयर, ठीक है 2022 में ही मेरी एमकॉम हुई है। और फिर हमने एक और इन्फॉर्मेशन, हमने अभी एक सीरीज स्टार्ट की है पेपर 1 की। पेपर 1 की सीरीज स्टार्ट की है जो कि हम लेके चल रहे हैं सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, जिसमें 4 क्लासेस रहती हैं, ठीक है। जिसमें मैं जो टॉपिक कवर कर रही हूँ वो है मैथ्स एंड डीआई, ठीक है। अगर आपको मैथ्स एंड डीआई करनी है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं सुबह 9 बजे। और अगर आपको कोई भी और यूनिट है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड करवा रहे हैं रचना मैम, इन्वायरमेंट करवाया जा रहा है शिव सर के थ्रू, रिसर्च एप्टीट्यूड लेके चल रही हैं अदिति मैम, तो आप इनकी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो फिर चलते हैं आज के अपने डिस्कशन पे कि क्या क्या हम पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करेंगे। आज जो पॉइंट्स लेके चल रही हूँ मैं वो सारे पॉइंट्स लेके चल रही हूँ जिन्होंने मुझे हेल्प की थी, ठीक है। आपको सबसे पहले करना क्या है वो आपको बताया जाएगा, आप किस तरह से अपना सिलेबस कवर करते हुए चलेंगे वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है डिवाइड एंड डिकोड योर सिलेबस। आपको पता होना चाहिए कि आपने पढ़ना क्या है, ठीक है। आपने क्या पढ़ना है वो आप कैसे पता लगाएंगे, डिकोड करेंगे सिलेबस को। डिवाइड कैसे करेंगे, अपनी जो आपके पास 10 यूनिट्स होती हैं, जो भी आपके पास 10 यूनिट्स रहती हैं आपको उनको डिवाइड करना है, ठीक है। 10 यूनिट्स कैसे डिवाइड होंगी, हमारे पास अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ, मैं कॉमर्स की ही बात कर सकती हूँ क्योंकि मैंने कॉमर्स में अपना पेपर निकाला है, और मैं कुछ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की भी हेल्प कर सकती हूँ क्योंकि उसमें भी हमारे पास 70% जो सिलेबस होता है मैनेजमेंट का वो सेम रहता है, ठीक है। तो मैं मैनेजमेंट और कॉमर्स इन दोनों के टॉपिक डिस्कस करते हुए चलूँगी कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। सबसे पहले डिवाइड एंड डिकोड योर सिलेबस, इसमें क्या है, आपको यूनिट्स डिवाइड करनी है। किस तरह से आप यूनिट्स डिवाइड करेंगे, अगर मैं जैसे अपनी बात बताऊँ मैंने कैसे की थी, मेरी 5 इस तरह से दो मैंने डिवाइड किया था 2 हिस्सों में। ये जो पोर्शन मेरा रहा था ये वो पोर्शन था जिसमें आपको थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन करना होता है, ठीक है, जिसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो पोर्शन एक था। ये जो पोर्शन था वो पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन था जिसमें आप स्टैटिक पार्ट रहता है, जिसमें वो पोर्शन था। इसको मैंने साइड में रखा था, 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, 5-5 यूनिट्स, ठीक है। फिर मैंने डिकोड किया कि मुझे क्या टॉपिक्स करने अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, और किस तरह से पैटर्न फॉलो किया जा रहा है PYQ के बेस्ड। तो मैंने डिकोड कर लिया था कि जो ये मेरी यूनिट्स रहेंगी मैं इनको पहले करती हुई चलूँगी, जो प्रैक्टिकल पोर्शन रहेंगे, ठीक है, और जो थ्योरेटिकल पोर्शन रहेंगे उनको मैं थ्योरी को साइड बाय साइड करती हुई चलूँगी, क्योंकि जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, स्टैटिक पोर्शन होता है, वो आपको डेली करना पड़ता है क्योंकि आपको वो रिटेन रहे एग्जाम तक, तो आपको उसको डेली रिवीजन करनी होती है उसकी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो भी आपका स्टैटिक पोर्शन है वो आपको एक कॉपी पे लिख लेना है, उस कॉपी को आपको डेली रिवाइज करते हुए चलना है। स्टैटिक पोर्शन से मेरा क्या मतलब है कि कोई भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं तो कितने मेंबर्स रहते हैं, उन कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके जो भी सब्सिडरीज हैं वो सारी चीज़ें, जैसे RBI की अगर मैं बात करूँ, एक टॉपिक लेते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट था, हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने मेंबर होते हैं, कोई कमेटी होती है वो कैसी बनती है, कितने उसमें मेंबर होते हैं, एक मीटिंग होती है जो एक पूरे ईयर में कितनी बार मीटिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें स्टैटिक है, ठीक है। आपको ये याद करनी है, उसकी सब्सिडरीज कितनी है, किस ईयर में कौन सी सब्सिडरी आई थी, ठीक है, जो सब्सिडरी है उनके फंक्शन, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। तो आप उनको क्या कर सकते हो, एक अलग कॉपी में जो स्टैटिक पार्ट है उसको एक अलग नोटबुक में आपको लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद नोट्स मेकिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो तो उसके शॉर्ट नोट बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और वो शॉर्ट नोट कैसे होने चाहिए, वो शॉर्ट नोट ऐसे होने चाहिए कि वो आपको समझ आए, ठीक है। आपको किसी और के लिए नहीं बनाने वो शॉर्ट नोट, आपको अपने लिए बनाने हैं, ठीक है। तो वो शॉर्ट नोट बनाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई भी अब नोटबुक लेके चल रहे हो ना, ठीक है, एक यूनिट कर रहे हो उस यूनिट के शॉर्ट नोट बना रहे हो, ठीक है, फिर दूसरी यूनिट कर रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद रिवीजन जो है ये फर्स्ट डे से लास्ट डे तक चलती है। आपको जब भी रिवीजन करनी है आपको ये नहीं देखना कि मेरा अभी यूनिट कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है, मैंने अभी स्टार्ट किया है, अभी तो सिलेबस कवर करते हैं फिर रिवीजन करेंगे, नो। आप फर्स्ट डे कुछ पढ़ते हो उसको रिवाइज करना है सेकंड डे, ठीक है। सेकंड डे कुछ भी पढ़ने से पहले जो भी आपने फर्स्ट डे पढ़ा है उसे रिवाइज करना है।
हमने एक चीज़ सुनी है कि आपको 3-3 के पेयर में से पढ़ते हुए चलना होता है, कि 3 दिन पढ़ा, उसको फिर थर्ड डे सारा रिवाइज किया। तो वही चीज़ करनी है यहाँ पे भी। आपने जो भी फर्स्ट डे पढ़ा है, सेकंड डे उसको रिवाइज किया, सेकंड डे न्यू पढ़ा, सेकंड डे और फर्स्ट डे जो पढ़ा था थर्ड डे स्टार्ट करने से पहले वो पढ़ा। तो इस तरह से आप रिविजन करते हुए चलेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से ही। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं एक्सपेक्टेड प्लस PYQ। PYQ आपको पैटर्न बताएंगे, PYQ बताएंगे कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या वो एक्चुअल में वर्थ इट है, और जो एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट है वो आपका चेक करेंगे कि आपने कितना पढ़ा है एक्चुअल में, ठीक है। आपको ये पता लगेगा कि अगर जो मैंने एक टॉपिक कवर कर लिया, ठीक है, PYQ लगा लिए, पैटर्न पता लग गया, अब उससे रिलेटेड क्या है जो क्वेश्चन नेक्स्ट बन सकते हैं, क्योंकि PYQ तो रिपीट नहीं होंगे ना। PYQ से आप कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे। PYC जैसे मैं बोलती आई हूँ हर बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको प्रीवियस ईयर कंसेप्ट पढ़ना है कि क्या कंसेप्ट आया था, उस कंसेप्ट को 100% पढ़ लेना है कि अगर इस कंसेप्ट से कुछ भी क्वेश्चन बनेगा तो वो मेरा सही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक्सपेक्टेड और PYQ हेल्प करते हैं। PYQ आपको रिलायबिलिटी दिलाते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या वो एक्चुअल में आपके काम आएगा, क्या वो एक्चुअल में पूछा जा रहा है, तो ये चीज़ें रहती हैं। फिर होता है एनालिसिस ऑफ मॉक, मतलब आपने जो भी मॉक लगाए, ठीक है, आपके मार्क्स आए, जो क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, आपने उनको कर लिया, आपका क्लियर है वो टॉपिक। जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन, उनको आपको क्या करना है, उनके बनाने हैं नोट्स। क्योंकि आपको देखना है जब आपने नोट्स बनाए थे, ठीक है, जब आपने नोट मेकिंग की थी, तो कुछ ना कुछ टॉपिक्स ऐसे हो जाते हैं कि जो रह जाते हैं। तो उन जो नोट्स मेकिंग वाले टॉपिक है ना, उनमें आपको जो भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना मॉक्स के, उसको आपको ऐड कर लेना है, ठीक है, ताकि आप दोबारा से जब रिविजन करोगे तो वो टॉपिक को आप ऐड कर लोगे, ठीक है। तो कैसे करना है, सारा कुछ है साइक्लिक चल रहा है। हमें सबसे पहले डिवाइड कर लिया, डिकोड कर लिया, नोट्स बना लिए, नोट्स बना के रिवीजन कर ली, रिवीजन करके मॉक टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट लगा के एनालिसिस किया। एनालिसिस करने से ये पता लगा कि जो मैंने क्वेश्चंस लगाए थे क्या वो सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, ठीक है, वो तो पता लग गया। फिर देखा कि क्या मैंने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है जो मैंने मॉक में क्वेश्चन लगाए हैं, क्या वो टॉपिक मैंने एक्चुअल में पढ़ा है। अगर आपने एक्चुअल में पढ़ा हुआ तो आपने नोट्स में लिखा होगा, तो इसका मतलब क्या है, आपकी रिवीजन में कमी है, आप रिटेन नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है तो उसको दोबारा से नोट्स में लिख लो। नोट्स में लिखोगे तो जब दोबारा रिवीजन करोगे, दोबारा रिवाइज करोगे, तो वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये हेल्प करता है एनालिसिस, जिसको बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन में स्टार्टिंग में से इग्नोर किया था और इसका मुझे बहुत लॉस भी हुआ था, बट फिर मैंने समझा कि कैसे एनालिसिस करना है। बच्चे एनालिसिस करने का मतलब ये समझते हैं कि हमने क्वेश्चन लगा दिए, इतने मार्क्स आ गए, ये रैंक पता लग गई, बस ठीक है। ऐसा नहीं होता। आपको जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना वो देखने हैं। आपको ये देखना है कि क्या जो टॉपिक पढ़ा हुआ है वो फिर से गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, ये पता करना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल में ये लेके चल रही हूँ टाइम मैनेजमेंट के लिए। काफ़ी बच्चे होते हैं जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो बोलते हैं कि हम वर्किंग हैं, हम हाउसवाइफ हैं, ठीक है, हमारे कॉलेजेस होते हैं, तो हाउ टू मैनेज, क्योंकि नेट का सिलेबस है, बहुत वास्ट सिलेबस है, तो कैसे मैनेज करें। आप क्या करो, जो भी आपका टाइम है, टोटल टाइम है, उसे डिवाइड करो, ठीक है। आप ये मत सोच के चलो ना कि मुझे कॉन्टिन्यूसली 7 आवर्स पढ़ना है। अगर आपके पास 7 आवर्स है ही नहीं तो आप पढ़ोगे कैसे। आप क्या करो, अपने टाइम को डिवाइड कर लो। अर्ली मॉर्निंग पढ़ने वाले हो, अर्ली मॉर्निंग पढ़ो, लेट नाइट पढ़ने वाले हो, लेट नाइट पढ़ो, ठीक है। तो आपको डिवाइड करना अपना टाइम। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात बताती हूँ कि मैं लगातार नहीं पढ़ पाती थी, तो मैं क्या करती थी, मैं अपना जो सुबह का टाइम है, ठीक है, 5 बजे या 6 बजे उठ गए, उससे 8-9 बजे तक हम क्या करते थे, 3 घंटे का स्लॉट होता था, तो मैं क्या करती थी उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेंट तो हम करते ही रहते हैं, कंटेंट तो करना ही है, ठीक है, बट साथ साथ क्या करना है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस लगाने से आपको बेटर क्लैरिटी होगी कि क्या जो आप पढ़ रहे हैं वो आप एक्चुअल में अप्लाई कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे तो आपका कोई बेनिफिट ही नहीं है ना कंटेंट पढ़ने का, क्योंकि क्वेश्चन तो MCQ ही आएंगे। अगर MCQ आएंगे तो आपको MCQ की ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इस तरह से मैं भी अपना टाइम क्या करती थी, डिवाइड करती थी, स्लॉट्स बना लिए। टोटल पूरे दिन में 10 आवर्स पढ़ना है, ठीक है। नेट की डिमांड है, नेट का पेपर इतना ईजी नहीं है कि आप 2 घंटे पढ़ोगे तो हो जाएगा। 2-3 घंटे तो आपको स्टार्टिंग में लेके चलना होता है कि मुझे कॉन्टिन्यूसली यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते हैं तो वो टाइम है जो वो भी बढ़ता रहता है, ठीक है। और एग्जाम्स के पास तो बिल्कुल ही आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ता है, आपको पता भी नहीं लगता कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो आपको डिवाइड कैसे करना है, मैंने जैसे अर्ली मॉर्निंग डिवाइड कर लिया, 3 आवर्स मेरे अर्ली मॉर्निंग गए। फिर मुझे कुछ काम है, क्लासेस लेनी है, वो मैंने अपनी क्लासेस ले ली। उसके बाद क्या किया, फिर जो टाइम बचा लंच से पहले उसको थोड़ा सा यूटिलाइज़ किया, 2 to 3 आवर्स, ठीक है।
फिर उसके बाद शाम को कोई जो वर्किंग है वो शाम को घर आ रहे हैं, ठीक है, वो अर्ली मॉर्निंग पढ़ सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, उसके बाद ऑफिस से आके फिर पढ़ सकते हैं और फिर लेट नाइट पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने भी अपना टाइम ऐसे ही डिवाइड किया था और इसने मुझे बहुत हेल्प की थी, क्योंकि एक चीज़ होती है कि आप कंसंट्रेशन कितना बना पाते हैं, क्योंकि अगर आप 7-7 8-8 घंटे लगातार पढ़ते हैं ना तो आपकी उतनी कंसंट्रेशन नहीं बनती। आपको लगता है कि आप इतना घंटा पढ़ रहे हो, पर जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इतनी नहीं आ पाती, तो आपको बीच में रेस्ट लेना ज़रूरी होता है। तो आप अपना टाइम को डिवाइड करो, डिवाइड करके जिस टाइम जो टाइम आपको कम लग रहा था ना कि अब मुझे कम मिल रहा है, वही आपका टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आइडल टाइम। आइडल टाइम आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में जाने में टाइम लगता है, तो वो आइडल टाइम है। आप उसमें क्या कर सकते हो, कोई भी शॉर्ट वीडियो देख लो, ठीक है, कोई टॉपिक रह गया उसकी वीडियो देख लो, ठीक है। फिर कुछ भी हो, आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लगाने, जैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं ना। आपने एनालिसिस किया था कि मेरा एक पर्टिकुलर टॉपिक है, मुझे वर्ल्ड बैंक में प्रॉब्लम आ रही है, वर्ल्ड बैंक के क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर दो। कुछ भी ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ खाली बैठे हैं, ठीक है, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रहे हैं, 10 से 15 मिनट है सिर्फ आपके पास, तो आप उस टॉपिक को कवर कर सकते हो ना। एक टॉपिक तो कवर हो ही सकता है 10 मिनट में, तो आप ये कर सकते हो। फिर उसके बाद डाउट सॉल्विंग। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसके पास डाउट नहीं होंगे। अगर आपके डाउट नहीं आ रहे हैं ना, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन सही नहीं चल रही। जो भी कोई सीरियस एस्पिरेंट होता है उसके डाउट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उसको अब क्या करना है, सोल्व करवाना है। सोल्व आप किससे, अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो आप डिफरेंट सोर्सेज से कर लोगे सोल्व, ठीक है। यूट्यूब है आपके पास, गूगल है आपके पास। अगर आप किसी टीचर से पढ़ते हो तो आप उन टीचर से सोल्व करवा सकते हो। एक और तरीका है, बेस्ट वे है, आज हम क्या करते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, ठीक है। एक क्लास में काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो आप आपस में कर सकते हो उसकी डिस्कशन। कैसे, इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपके जो मतलब फेलो हैं, ठीक है, जो सेम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनका आपको पता लगता है कि वो किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं और किस तरह से एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग लेते हुए चल रहे हैं। अगर आपको ये पता लगेगा ना, तो आपको भी सीखने को मिलेगा कि मुझे इस टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है, और वो चीज़ आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो आप डाउट सॉल्विंग कैसे कर सकते हैं, डिस्कशन के थ्रू कर सकते हैं, और अगर डिस्कशन से नहीं सोल्व होता तो आप टीचर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। आप डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे हेल्प किए थे मेरी प्रिपरेशन में, और जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो ये एक कुछ स्ट्रेटजी थी मेरी बेसिक, जो आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगती है ये स्ट्रेटजी, ठीक है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप अप्लाई करके देखिए कि किस तरह से आपको अपना सिलेबस डिवाइड करना है और किस तरह से उसको पढ़ते हुए चलना है। मैंने बता दिया कि जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जैसे आपको प्रैक्टिकल करना अच्छा लगता है, न्यूमेरिकल पोर्शन करना अच्छा लगता है, तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। उससे स्टार्ट करना है, कॉन्फिडेंस आएगा, इंटरेस्ट बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ोगे, ठीक है। तो आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि मेरे को ये भी करना है वो भी करना है, आप इन्जॉय करोगे प्रोसेस को, तो बहुत अच्छे से सब कुछ होगा, ठीक है। आपको इन्जॉय करनी है प्रोसेस। और एक मैं ये बोलूँगी, PYC, प्रीवियस ईयर कंसेप्ट पे फोकस करना है, ठीक है। जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो उनका कंसेप्ट लिखो कि ये किस चीज़ से पूछा गया है, ठीक है। वो कंसेप्ट को अच्छी तरह करो, हर एस्पेक्ट को टच करो उससे रिलेटेड, ठीक है। तो आपका ये क्लियर होता चलेगा। और ऐसे ये ही स्ट्रेटजी रहती है, मेरी ये स्ट्रेटजी थी। और अगर आपको डेली क्विज लगानी है तो हमारी जो ऐप है JRF अड्डा ऐप, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेली फ्री क्विज आती है, आप उसको लगा सकते हैं, आपकी पेपर 2 की भी और आपकी पेपर 1 जनरल पेपर की, दोनों की क्विज आती है, आप यहाँ से लगा सकते हैं। यूट्यूब क्लासेस की PDF अगर आपको चाहिए यहाँ से मिलती है। काउंसलिंग सेशन है, जो डिफरेंट एजुकेटर्स हैं जो काउंसलिंग करते हैं, कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप शेयर कर सकते हैं और उसका आपको सोल्यूशन दिया जाता है। तो ये सारे फीचर्स हैं हमारी ऐप में, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्री, कुछ भी चार्जेस नहीं है इसके। और जो मैंने स्टार्टिंग एक और चीज़, हमारा अगर कोई एस्पिरेंट है जो हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन करना चाह रहा है, ठीक है, फॉर पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2, तो उसके लिए 2022 और 2023 के लिए कंप्लीट बैच लाया गया है। इसमें क्या होगा, हमारे पास ये कुछ पेपर 2 हैं और पेपर 1 की तैयारी करवाई जा रही है। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट सीरीज़ है, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन को अलग अलग एस्पेक्ट से टच किया गया है, हर टॉपिक को कवर किया गया है। डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं आपके, कोई भी आपको डाउट आता है ड्यूरिंग क्लासेस, ठीक है, वो आपके लिए स्पेशल डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं, आप वहाँ पे अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। कुछ भी आपको डाउट है आप पिक्चर भेज सकते हैं हमारे पास, ठीक है। आपके पास एक डाउट सेक्शन होता है, वहाँ पे आप पिक्चर सेंड कीजिए, कुछ प्रॉब्लम आ रही है वो पूछिए। 1-to-1 गाइडेंस है, ठीक है। आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको किसी टीचर से बात करनी है जो आपके पेपर 2 के या पेपर 1 के, तो आप उनसे मेंटरशिप ले सकते हैं, ठीक है, उनकी गाइडेंस ले सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी है ऐप। आपको ये कंप्लीट बैच की मैं डिटेल दे दूँ
तो ये कंप्लीट बैच है हमारा, ठीक है। इसमें क्या है, पेपर 1 के लेक्चर्स हैं, पेपर 2 के लेक्चर्स हैं, कंप्लीट टाइम टेबल आपको प्रोवाइड किया जाता है कि हम क्या करने वाले हैं। फिर उसके बाद आपको हैंड रिटन नोट्स, अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे एक नोट्स चाहिए, जो भी हम टीचर्स हैं हमारे खुद के नोट्स हम शेयर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार पेपर 2 बता दूँ कौन सा है हमारे पास अवेलेबल। तो एजुकेशन पेपर है, ज्योग्राफी पेपर है, संस्कृत पेपर है, पॉलिटी पेपर है, कंप्यूटर साइंस है, हिस्ट्री है, हिंदी है एंड कॉमर्स है, एंड कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो आप 7000 मात्र इसका प्राइस है, आप इसको 7000 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं, और 2000 है आपके फॉर हैंड रिटन नोट्स। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाह रहे हैं हैंड रिटन नोट्स लेना तो आपको 2000 रुपीज़ देने होंगे और फिर आप ले सकते हैं, ठीक है। पेपर 1 का कोर्स अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वो है सिर्फ 4000 का, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन थी और ये स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी थी। थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा हो सेशन तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कुछ भी डाउट्स हो कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट्स की मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। कोई भी डाउट है बिल्कुल निश्चिंत होकर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के सेशन में इतना ही था, शुक्रिया।